हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है बीपीएससी टीआरई 4 ज्योग्राफी सेट नंबर 18। ये सिर्फ एक और सेट नहीं है, ये आपके सिलेक्शन जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ हर सवाल आपको एग्ज़ाम के एकदम करीब ले जाएगा, लेकिन इस फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे सिर्फ पढ़ते हैं या समझते हैं। याद रखिए, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में वही सफल होता है जो हर कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। तो आज का लक्ष्य सिंपल है, हर सवाल को समझना, हर ऑप्शन को एनालाइज करना और खुद को एग्ज़ाम लेवल तक पुश करना। ध्यान से पढ़िए, सोचिए और अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लक्ष्य से नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही अप्रोच से मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन सेट नंबर 18। चलिए, पहला सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन भारत के आकार के बारे में सही है? पहला विकल्प में है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां सबसे छोटा देश है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.7% है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जिसमें 99% स्टूडेंट फंसेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यकीन नहीं हो तो क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए, समझिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिएगा 99% स्टूडेंट का आंसर गलत आएगा, ये क्योंकि ये ट्रैपिंग वाला सवाल है, निश्चित ही आप फंसेंगे। ठीक है, यकीन ना हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर सोच के रखिए, फिर हम आंसर बताएंगे, फिर मैच कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना सही थे। 99% स्टूडेंट का आंसर गलत आएगा अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो। सोच लिए, हो गया फाइनल? चेक करें आंसर। चलिए चेक करते हैं। देखिए, पहला विकल्प में क्या है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। सभी को पता है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कथन ये गलत है। बी विकल्प को देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे छोटा देश है। ये भी कथन गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे छोटा नहीं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा कहने का मतलब कि नीचे से नहीं, ऊपर से है। ठीक है, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि छोटा देश है। फंस गए ना यहाँ पे आप लोग। चलिए आगे देखिए, सी विकल्प, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.7% है। ये भी कथन गलत है। एग्जैक्ट डेटा जिन्हें पता होगा वो तो सही किए होंगे, 2.4% है, ना कि 2.7%। तो ये भी गलत हुआ। पूछा था कौन सा सही है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, लगभग स्टूडेंट डी विकल्प को चुने होंगे या फिर हो सकता है कि बी विकल्प को चुने होंगे। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग आंसर बताइएगा कि कितने लोग का आंसर सही हुआ है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? विकल्प में है सूडान, ईरान, आर्मेनिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है आर्मेनिया। याद रखिएगा, अभी हाल ही में IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। इसके पहले आप देखेंगे तुवालू भी बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, IUCN क्या है तो याद रखिएगा, इसका तो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्राकृतिक संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका स्थापना ना 1948 में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। कहाँ? ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा पर्यावरण संरक्षण संगठन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है? सवाल सिंपल सा है, कौन सा राज्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है? विकल्प में है गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आप ये भी कह लीजिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा जो कि 27 डिग्री पर स्थित है के आसपास का क्षेत्र आता है, या फिर आप कह लीजिए कि कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है ना, वो सभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसका मतलब हुआ कि भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? बताना है हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया, या फिर अपरदन से, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका, आसान सा सवाल था वैसे, प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से हुआ था। याद होना चाहिए। हिमालय दुनिया का युवा मुर्दार पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है ये, है ना। इसका निर्माण आप देखेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से हुआ है, ठीक है। किन दो प्लेटों को टकराने से हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय बना था, इसीलिए इसे हम प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, सही आंसर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? बताना है भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। विकल्प में है हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताएं। ठीक है, इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। भारत का सबसे पुराना भाग प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्राचीन, ये कह सकते हैं, यह बहुत प्राचीन, कठोर और स्थिर, या फिर स्टेबल भूभाग कह सकते हैं इसे। इसका निर्माण आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से हुआ है, ठीक है। इसका भारतीय भूभाग को कोर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसे भारतीय भूभाग को कोर कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे देखें। हिमालय तो आप देख ही रहे हैं कि हिमालय सबसे युवा पर्वत है, ठीक है, ये पुराना हो ही नहीं सकता, ठीक है। जबकि उत्तरी मैदान को आप देखेंगे तो यहाँ नदियों द्वारा बने नवीन जलोढ़ मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है, भाभर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? भाभर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? विकल्प में है हिमालय के ऊपरी भाग में, हिमालय की तलहटी में, गंगा के मैदान में, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर है हिमालय के तलहटी में, ठीक है ना। भाभर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये हिमालय के तलहटी में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, भाभर क्षेत्र हिमालय के नीचे स्थित एक संकीर्ण पट्टी है। ये कंकड़ पत्थरों से बना होता है, ठीक है ना। यहाँ नदियाँ जमीन के अंदर गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। इसके ठीक दक्षिण में आप देखेंगे तो तराई क्षेत्र होता है, जहाँ नदियाँ फिर से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस मैप से ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये कुछ हिमालय ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ तक हिमालय मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट कहलाता है भाभर, और यहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो ये यहाँ पे नदी मतलब कि कह सकते हैं गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है नीचे, ठीक है, इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इसके आगे का भाग जो कहलाता है वो कहलाता है तराई क्षेत्र, तराई, और यहाँ पे नदियाँ फिर से दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो इधर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इधर वाला जो क्षेत्र है ना, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा खादर और बांगर, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, खादर और बांगर, ठीक है। तो यहीं पे दिखाई देने को मिलेगा आपको, दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले भाभर है, फिर तराई है, और फिर खादर बांगर है। ये क्रम से आप याद रखिए। तो पूछा गया था कि भाभर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये हिमालय के एकदम देखेंगे तलहटी में मिलता है भाभर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे पत्थर और कंकड़ की जो मात्रा होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिसअपियर हो जाता है, इसी को यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं, भाभर कह देते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं? देखिए जहाँ पे पूछ दिया नहीं बहती है ना, उस सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, विकल्पों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा। आप यहाँ पे गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में इस तरह की गलती ना करें। एग्जाम में अपना इस तरह के सवाल को अच्छे से मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और फिर विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, और फिर अच्छे से उत्तर दीजिएगा समझ करके। क्योंकि जो नहीं वाला क्वेश्चन लिखा रहता है ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता मतलब जल्दबाजी में लोग गलती करते हैं। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि इस तरह का सवाल अच्छे से पढ़ें, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, और फिर आंसर देने की कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें जहाँ पे खास करके नहीं लिखा हो, ठीक है। क्योंकि नहीं वाला में थोड़ा सा अक्सर देखते हैं हम बच्चों को कि गलती वहाँ पे कर बैठते हैं,
ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो देखिए, गंगा नदी, गंगा तो ये पूरब की तरफ बहती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी ये पूरब की तरफ बहती हैं, जबकि नर्मदा नदी आप देखेंगे तो ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। पूछा है कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं। तो देखिए, नर्मदा तो बहती हैं, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं बहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है। अब देखिए ना, गंगा कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के शायद एक जिला है आपका साहेबगंज, वहाँ से पार करते हुए ये जाके कहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ गिरती है ये, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र ये चीन के निकलता है, ये मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, और ये देखेंगे भारत के ठीक उत्तर में किनारे किनारे जाते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और फिर ये फाइनली अब देखेंगे तो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुंचते ये सीधे जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी देखेंगे तो पूरब की तरफ बहने वाली नदी है, पश्चिम की तरफ नहीं। और एक नदी आपका नर्मदा नदी आप देखेंगे तो अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है, और ये कह सकते हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बहते हुए कहाँ जा गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। तो पूछा है कौन सी पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं। तो ये पश्चिम की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि भारत के अधिकांश जो नदियाँ हैं ना, ये पूरब की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ ही नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आप नर्मदा का और ताप्ती नदी का ये दो मुख्य रूप से आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति है। सुंदरवन बताना है ये किस प्रकार की वनस्पति है। विकल्प में है शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, ठीक है, सॉरी सी, मैंग्रोव वन, ठीक है ना। सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये मैंग्रोव वन है, ठीक है। याद रखिएगा, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा में स्थित है। यहाँ की वनस्पति मैंग्रोव प्रकार की होती हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये सही पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, भारत में मानसून मुख्यतः किस कारण से आता है। बताना है कि भारत में मानसून मुख्यतः किस कारण से आता है। विकल्प में है तापमान अंतर, वायुदाब में अंतर, समुद्री धाराएं, या फिर एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल सा है कि भारत में मानसून मुख्यतः किस कारण से आता है। तापमान के अंतर की वजह से, वायुदाब में अंतर की वजह से, या फिर समुद्री धाराएं की वजह से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है विकल्प नंबर बी, वायुदाब में अंतर, ठीक है। मानसून का मुख्य कारण वायुदाब में अंतर होता है। गर्मियों में भूमि जल्दी गर्म हो जाती है, लो प्रेशर बनता है। समुद्र ठंडा रहता है, वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और यही मानसूनी पवन बनती हैं, ठीक है। तो यही मानसून भारत में लेकर के आता है। तो सही जवाब क्या है, बी विकल्प, वायुदाब में अंतर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत की बात पूछा है। पहला है, हिमालय युवा पर्वत है, प्रायद्वीपीय पठार स्थिर है, उत्तरी मैदान कठोर चट्टानों से बना है, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिएगा, समझिएगा और अच्छे से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पूछा है कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखिएगा चीज़। हिमालय युवा पर्वत है, प्रायद्वीपीय पठार स्थिर है, उत्तरी मैदान कठोर चट्टानों से बना है, एक से अधिक सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला कथन में क्या दे रखा है। हिमालय जो है ना युवा पर्वत है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय युवा मुर्दार पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। बी विकल्प में है कि प्रायद्वीपीय पठार स्थिर है, ये भी कथन सही है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भी है और स्थिर भूभाग भी है, तो ये भी सही है। बात करें सी विकल्प के बारे में, दे रखा है उत्तरी मैदान कठोर चट्टानों से बना है, ठीक है। तो ये कथन गलत है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बने मुलायम जलोढ़ मिट्टी से बनी है, न कि कठोर चट्टानों से, ठीक है ना। सिंपल सा तो है,
कि उत्तरी मैदान नदियों के द्वारा बने मुलायम जलोढ़ मिट्टी से बनी है, न कि कठोर चट्टान से। ठीक है ना। तो यहाँ पे सी कथन गलत है, पूछा ही था कि कौन सा गलत है, तो ये सी विकल्प सही होगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब बताना है काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यह जल धारण क्षमता में कम होती है, यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। एक से अधिक कथन यहाँ पे कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर होगा यहाँ पे डी विकल्प, एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। क्यों, चलिए बात करते हैं। पहला विकल्प के बारे में दे रखा है कि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये जल धारण क्षमता में कम होती है, ये तो कथन गलत है। ठीक है ना। काली मिट्टी जल धारण की क्षमता में ये अधिक होती है, यानी कि कह सकते हैं कि जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। ये कथन तो गलत दिख रहा है। फिर है सी विकल्प। सी विकल्प हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है, तो ये बिल्कुल सही है। काली मिट्टी ना ज्वालामुखी चट्टानों से ही बनी है, तो ये भी सही होगा यहाँ पे। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि दो कथन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी का रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उच्च जल धारण क्षमता। ठीक है। और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही लेके बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल देखिए, खरीफ फसल के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब बताना है खरीफ फसल के बारे में कि कौन सा कथन सही है। इसे सर्दियों में बोया जाता है, यह मानसून पर निर्भर होती है, गेहूँ एक खरीफ फसल है। एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो सबसे आसान सवाल था। ठीक है। देखिए पहला क्या दे रखा है, इसे सर्दियों में बोया जाता है, बिल्कुल कथन गलत है। ठीक है। खरीफ फसल को सर्दियों में नहीं बोते हैं। ठीक है। ये खरीफ फसल आप देखेंगे तो मानसून के साथ बोई जाती है, जून जुलाई में। इसकी कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। और ये पूरी तरीके से आप देखेंगे तो बारिश पर निर्भर होती है, मानसून पर निर्भर होती है, तो ये कथन सही है। ठीक है। जबकि गेहूँ आप देखेंगे तो गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ एक रबी फसल है। आप बात करें खरीफ फसल के बारे में तो खरीफ फसल में धान हो गया, मक्का हो गया, कपास है, ज्वार है ना। तो ये कथन भी गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सही हो जाता बी विकल्प। ठीक है। बढ़ें आगे। मज़ा आ रहा है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करते बढ़िएगा, या फिर कोशिश कीजिएगा वीडियो के अंत में लाइक करके जाइएगा। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत देखिए जितना क्वेश्चन हम सब NCERT के बुक से उठा करके लाते हैं, आप बिल्कुल ढूंढ लीजिए। और इस तरह का सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो होता है ना, कि एक लाइन से ढूंढ करके बना रहे हैं हम। ठीक है। ताकि आप अगर मेरा चैनल पे अगर ये जो है अगर ये विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये भी रहता है मुझे कि हमारे चैनल से आपका अगर सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमारा भी काम है कि आपका जो कंटेंट हो, हम जो कंटेंट आपको दें वो थोड़ा सा ट्रस्टेबल हो। ठीक है। जहाँ सबका सिलेक्शन दिला सके, ऐसा कंटेंट हम लेकर के आने का प्रयास करते हैं हमेशा। ये नहीं कि बस एक क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल को हम देखते हैं कि क्वेश्चन बार बार दिखाए जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सेम प्रीवियस वाला ही डाल के देखते हैं, वो दिखाते हैं, फिर भी उसमें लाखों का व्यू जाता है। लेकिन हम लोग जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर आप देखेंगे तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी 50-100 व्यू जाता है। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बस यूँ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है। एक दिन समय ज़रूर आएगा जब हमारा वीडियो थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आएगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है। बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है। पहला है उद्योग, व्यापार, कृषि, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है ना। बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है, उद्योग, व्यापार, कृषि, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए। सही उत्तर है कृषि। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है, कृषि शामिल है। ठीक है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था को ना 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा,
तो एक हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, थोड़ा सा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, प्राइमरी सेक्टर के बारे में, ये सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है। जब भी बात करें हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, या आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है, तो आप सीधा सीधे ये दिमाग लगाइए कि क्या ये नेचुरल रिसोर्स है, क्या ये प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त हुआ है, क्या ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है तो समझिएगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र है, सीधे सीधे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इससे हमें ना प्रकृति से सीधे चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इसमें यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से सीधे चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसमें मुख्य कार्य जब आप देखेंगे तो कृषि, ठीक है, हम जो बता रहे हैं ना चार आप दिमाग में बैठा लीजिए, 4 चीज़ें जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन, ये 4 चीज़ आप नाम याद रखिए जो कि कृषि से संबंधित है, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये 4 का नाम जहाँ दिख जाए आप लोगों को आंख मूंद करके क्या लगाना है कि ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्योंकि अब देखेंगे सीधा सीधी सभी किससे उदाहरण है, किससे संबंध है ये? प्राकृतिक क्षेत्र से, प्राकृतिक से संबंध है इसका, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है इसका, कृषि का, पशुपालन का, मत्स्य पालन का और खनन का। ठीक है, वहीं बात करें हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में, तो द्वितीय क्षेत्र में होता क्या है कि आप जो प्राइमरी सेक्टर से या प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त किए हैं उसका आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कच्चे माल का तैयार वस्तु में बदला जाता है, जैसे कि उद्योग, फैक्ट्री, ये सभी क्या है, जैसे द्वितीय क्षेत्र में आएगा। वही बात करें तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को मदद करने वाले होते हैं। आप ये कह लीजिए कि इसमें सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि व्यापार, बैंक, परिवहन, शिक्षा। ठीक है, तो सभी क्या है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे भी हम यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, एक सर्विस है, सेवा दे रहे हैं। यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है समझिए कि वो द्वितीय क्षेत्र में है। जहाँ पे खनन हो रहा है, कृषि का काम हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, तो वो समझिए प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में होता क्या है ना, वहाँ पे किसी का प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, वहाँ किसी का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बैंकिंग में सेवाएं दे रहा है, वहाँ पे तो कुछ प्रोडक्शन, कोई चीज़ का उत्पादन तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, कोई टीचर, ये टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई यूट्यूब के लाइन में जुड़ा हुआ है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का है, कौन सा द्वितीय का और कौन सा तृतीय का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ये भी अच्छा सवाल है, बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। विकल्प में देखिए, वन संरक्षण, जल संरक्षण, बांध निर्माण के विरोध से, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, पर आपको ध्यान देना है कि मुख्य मुद्दा क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था, मुख्य विषय वस्तु क्या थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका मुख्य जो विषय वस्तु थी ना, बांध निर्माण के विरोध था इसमें। ठीक है ना, सी विकल्प सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक सामाजिक व पर्यावरणीय आंदोलन था। ठीक है, यह मुख्यतः बड़े बांधों के निर्माण के विरोध से जुड़ा हुआ था। ठीक है, खास करके आप देखेंगे तो नर्मदा रिवर पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। ठीक है, इसका मुद्दे के बारे में बात करें तो मुद्दा मुख्य रूप से ये था कि लोगों का विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और पुनर्वास की समस्या, इन 3 मुख्य मुद्दा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधा सीधी सी विकल्प सही लगाइएगा, बांध निर्माण के विरोध से संबंध था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, बढ़े आगे। बाकी इनके प्रणेता कौन थे, ठीक है, इनको कौन लेकर के आए, ऐसे मुद्दे क्या थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताना है, भारत में खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। विकल्प में है झारखंड, असम, राजस्थान, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? असम है। भारत में खनिज तेल मुख्यतः अवसादी बेसिन में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप देखेंगे असम, गुजरात और अपश्योर क्षेत्र वाला जो कह सकते हैं मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र मुख्य रूप से याद रखिएगा, असम, गुजरात और मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से असम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। बाकी विकल्प में आप देखेंगे तो झारखंड आप देखेंगे तो यहाँ पे कोयला लोहा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ना। और राजस्थान में तो ऐसा कोई खास यहाँ तेल वगैरह मिलता नहीं है। ये यहाँ पे देखेंगे तो अभ्रक वगैरह मिलता है ना, मैंने कह सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जस्ता, तांबा, सीसा, संगमरमर हो गया आपका, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तेल नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देते हैं अब। सवाल है लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताना है लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला देखिए क्या दे रखा है। यह इस्पात उद्योग का आधार है, भारत में इसका भंडार सीमित है, यह केवल दक्षिण भारत में पाया जाता है, एक से अधिक सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सही है आंसर है इसका विकल्प नंबर ए, यह इस्पात उद्योग का आधार है। ठीक है, याद रखिए लौह अयस्क से लोहा या फिर कह लीजिए आयरन प्राप्त होता है। यह इस्पात उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भारत में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ देखेंगे ना भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो फिर है आगे, यह केवल दक्षिण भारत में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में मिलता है ना। इसीलिए आप देखेंगे तो सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि भारत में इसका भंडार जो है सीमित है। अब ऐसा नहीं कह सकते, भारत में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए कथन को सही मान के चलेंगे। ये गलत मानेंगे इसको, क्योंकि लिखा है कि सीमित भंडार है। सीमित ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि भारत में पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विकल्प सिर्फ सही होगा। अगला सवाल है बहुराष्ट्रीय कंपनियां के संबंध में सही कथन बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला दे रखा है ये केवल एक देश में कार्य करती हैं, ये कई देशों में निवेश करती हैं, इसका वैश्विक उत्पादन होता है, एक से अधिक सही, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि ये केवल एक देश में कार्य करती है, बिल्कुल गलत है। नाम से ही पता चल रहा है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई राष्ट्रों में काम करती हैं ये। ठीक है, तो ये कथन गलत है। बी में है ये कई देशों में निवेश करती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक एमएनसी की मुख्य विशेषता होती है कि ये कई देशों में निवेश करती हैं। इनका वैश्विक उत्पादन होता है, ये भी सही है। अलग अलग देशों में उत्पादन होता है इनका, तो ये भी सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डी विकल्प सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में काम करती हैं। ये कंपनियां अलग अलग देशों में निवेश करती हैं, उत्पादन करती हैं और ट्रेड करती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, कोको कोला हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सड़क परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताना है सड़क परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है यह लचीला होता है, यह लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता है, यह दुर्गम क्षेत्रों में उपयोगी नहीं है, एक से अधिक सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी आप लोग का कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला है कि यह लचीला होता है। ठीक है ना, सड़क परिवहन सबसे फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, अर्थात ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। सड़क परिवहन के बारे में यह लचीला होता है, क्योंकि आप देखेंगे ना तो सड़क परिवहन सबसे फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ चाहे वहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बी विकल्प में यह लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता है। ठीक है, तो यह लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता नहीं है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए आप देखेंगे तो जल परिवहन कह लीजिए, रेल परिवहन कह लीजिए, तो ये सब सस्ता होते हैं, ना कि ये सड़क परिवहन। ठीक है, इसके बाद है यह दुर्गम क्षेत्रों में उपयोगी नहीं है। देखिए ये कथन भी गलत है, ये दुर्गम क्षेत्रों में ही उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में देखेंगे तो क्या आप वहाँ पे रेल परिवहन वगैरह पहुँचा सकते हैं क्या, जल परिवहन जा तो नहीं सकता। ठीक है, तो सड़क परिवहन तो सबसे ज़्यादा दुर्गम क्षेत्रों में ही उपयोगी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही कथन क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला। ठीक है, तो ये भी सवाल अच्छा था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य के द्वारा मनाया गया। बताना है कि हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य के द्वारा मनाया गया है। विकल्प में है, अच्छा विकल्प में तो देखिए विकल्प ही इसका नहीं है,
ठीक है ना, विकल्प सेट नहीं किया गया है। चलिए इसका आंसर ही बता देते हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सवाल का सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है तो इसीलिए बुक्स में था नहीं, तो इसमें जो क्वेश्चन है वहाँ पे ये सेट नहीं किया गया है, नहीं हो पाया है। बट आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ हरेला पर्व, धार्मिक और कृषि संबंधी त्यौहार है ये, यहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ यहाँ शुरू किया गया ये हरेला पर्व। तो ये धार्मिक और कृषि संबंधी त्यौहार है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। सतत विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। सवाल सिंपल सा है, सतत विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, भविष्य की जरूरतों को अनदेखी करना, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कथन वाले थे, सही और गलत वाले, है ना, तो थोड़ा सा आज बोरिंग लगा होगा, बट यकीन मानिए कि सवाल अब इसी तरीके से पूछे जाएंगे, संभावना इसी तरह का है, क्योंकि अब सीधा सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अब जिस तरह से कंपटीशन लेवल आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से सवालों का जवाब देना आदत डालिए। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे सतत विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला कथन के बारे में दे रखा है कि केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसमें भविष्य का ध्यान भी जरूरी है, इसमें भविष्य का ध्यान भी रखना भी जरूरी होता है सतत विकास में। केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने की बात हम नहीं करते। बी विकल्प में भविष्य की जरूरतों को अनदेखी करना, ये भी कथन गलत है। ठीक है ना, यह सतत विकास के विपरीत है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, सी विकल्प में दे रखा है संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, ये सही है, यही कह सकते हैं कि सतत विकास का मूल सिद्धांत भी है। तो विकल्प नंबर आप यहाँ देखेंगे तो सी सही होगा। ठीक है, याद रखिए, सतत विकास का मतलब है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना बिना भविष्य की जरूरतों को नुकसान पहुँचाए। इसमें संसाधनों का संतुलित और समझदारी से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर इस सेट, ये मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट जो कह लीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।